हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीसीसी स्टडी पॉइंट के इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर सत्ता में साझेदारी या भागीदारी पावर शेयरिंग को स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सत्ता में भागीदारी या साझेदारी पावर शेयरिंग होता क्या है। सत्ता यानी पावर, शक्ति, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, उसे ही हम सत्ता में भागीदारी या साझेदारी कहते हैं। इसे हम समझते हैं प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा या विभाजन ही पावर शेयरिंग, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। जैसे विभिन्न देशों में पावर शेयरिंग, सत्ता या शक्तियों का विभाजन विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, और जो हमारे भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है वो सरकार के इन 3 निकायों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तहत किया गया है। इन 3 निकायों में सरकार की शक्तियों को विभाजित किया गया है। इसके अलावा संघ और उनके इकाइयों यानी राज्यों को भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ यानी केंद्र के पास भी शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा उनके इकाइयों यानी राज्यों को भी उनकी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ आरक्षण व्यवस्था, रिजर्वेशन सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे विभिन्न समुदायों, विभिन्न जातियों या धर्मावलंबियों में आपसी मतभेद ना हो सके, वो आपसी टकराव से बचे, उनके अधिकारों का शोषण ना हो, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, वो अपने अधिकारों को पा सके। इसके लिए यहाँ आरक्षण यानी रिजर्वेशन सिस्टम को भी लागू किया गया है। सत्ता की साझेदारी को ही हम शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से जानते हैं, और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से शक्ति का संतुलन बनता है। शक्ति का संतुलन बनता है, पावर ऑफ बैलेंस, और इससे कोई भी धर्मावलंबी, कोई भी समुदाय या जाति आपसी टकराव, मतभेद और असंतोष से बची रहती है। शक्ति का संतुलन इसलिए आवश्यक है कि कोई भी धर्मावलंबी, समुदाय, जाति आपसी टकराव ना हो, उनमें आपसी टकराव ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, सांप्रदायिक झगड़े ना हो। इसीलिए शक्ति का संतुलन आवश्यक है, और ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से ही संभव है। अब हम लोग सत्ता में साझेदारी के विभिन्न तरीकों को जानेंगे। इसके लिए हम बहुत से देशों का उदाहरण लेकर समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का उदाहरण लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक देश है, एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जिसकी जनसंख्या नियर अबाउट 1 करोड़ है, जो हरियाणा राज्य यानी भारत के हरियाणा राज्य के आधे में है। यानी हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। इसकी चौहद्दी की बात करें, बेल्जियम की चौहद्दी उत्तर में नीदरलैंड है, दक्षिण में फ्रांस है, और पूरब में जर्मनी है। पश्चिम में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल यानी इंग्लैंड का एक समुद्री मार्ग है, जिसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। और लग्जमबर्ग है। पश्चिम में इंग्लिश चैनल भी है और लग्जमबर्ग भी है। यहाँ की स्थिति को हम लोग देखेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई। सत्ता की साझेदारी जब नहीं की गई थी, सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया था, तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इनको हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे एक फ्लेमिश क्षेत्र है, एक विलोनिया क्षेत्र है, फ्लेमिश और विलोनिया, और उसकी राजधानी ब्रुसेल। फ्लेमिश जो क्षेत्र है वो डच भाषी वहाँ सबसे अधिक है। वहाँ डच भाषी हैं, जो डच भाषी हैं उनकी आबादी 59% है। डच भाषा बोलने वालों की आबादी 59% है। और वहीं विलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषी हैं, यानी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और उनकी आबादी है 40%। और इन्हीं में जर्मन भाषी भी हैं, जर्मनी बोलने वाले, जिनकी आबादी 1% है, मात्र 1% है। और उनकी राजधानी यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी जो हैं वो 80% हैं। ये इनका क्षेत्रीय विस्तार आप समझिए। राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी हैं जो 80% हैं, और डच भाषी हैं वो 20% है। फ्रेंच भाषी यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध हैं,
शक्ति संपन्न है, यानी उनके पास प्रत्येक चीज़ें हैं, समृद्ध हैं, यानी प्रत्येक सुविधाएं उनके पास हैं, सारी शक्तियाँ भी उनके पास हैं, शासनिक प्रशासनिक शक्तियाँ भी उनके पास हैं। और डच भाषी लोग वंचित हैं, वो समृद्ध नहीं हैं, वो वंचित हैं, असंतोष है, उनके पास कुछ नहीं है, उनमें असंतोष है। और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के वहाँ 1950 से 1960 के दशक तक असंतोष और तीव्र तनाव फैला रहा। उन सभी लोगों में असंतोष और तनाव का माहौल बना रहा, और वहाँ के राजनीतिज्ञों ने इस असंतोष और तनाव के माहौल को कम करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए एक प्रशासनिक बनावट, एक प्रशासनिक ढांचा बनाया। बेल्जियम में संवैधानिक प्रावधान, यानी बेल्जियम में जो तनाव का माहौल था, असंतोष फैला हुआ था, वहाँ गृह युद्ध का जो माहौल बन रहा था, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ के राजनयिकों ने कौन से कदम उठाए, क्या व्यवस्थाएं की वहाँ के राजनयिकों ने। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे 1970 से 1993 के बीच समस्याओं को सुलझाने के लिए 4 संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन किए गए। बेल्जियम में सभी समस्याओं को दूर करने के लिए 4 संवैधानिक संशोधन हुए। इन संवैधानिक संशोधनों को देखेंगे। फर्स्ट जो आपका संवैधानिक संशोधन था वो था केंद्रीय सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या सामान्य होगी। केंद्र सरकार में जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री होंगे उनकी संख्या सामान्य होगी। पहले क्या होता था, डच भाषी 20% थे केंद्र में और फ्रेंच भाषी 80% थे, तो फ्रेंच भाषी की मंत्रियों की संख्या अधिक हो जाती थी। अब ये सामान्य कर दी गई, डच भाषी और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे उनकी संख्या सामान्य होंगी। ये 20% में से ही और ये 80% में से ही सामान्य संख्या में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रावधान क्या किया गया। क्षेत्रीय यानी राज्य सरकार के लिए जो प्रावधान किए गए उनको देखते हैं। क्षेत्रीय यानी राज्य सरकारें फ्लेमिश और बेनोलिया जो है वो स्वतंत्र रहेंगी। जो क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकार को बनाया गया, राज्य सरकार को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र रहेंगी, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकती है। और थर्ड यानी तीसरा जो संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया, राजधानी ब्रुसेल्स में सरकार को दोनों भाषा भाषी समुदायों को सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी जो राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ की जो सरकार है उनमें दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को, समुदायों को सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वो सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व कर सकते थे सभी लोग। नेक्स्ट फोर्थ जो प्रावधान किया गया वो सामुदायिक सरकार, यानी जो समुदाय के लिए जो सरकार बनाई गई, सामुदायिक सरकार, सबसे निचले स्तर पर सामुदायिक सरकार बनाई गई। सामुदायिक सरकार ये समुदाय विषयों, जैसे समुदाय के जो भी विषय होते हैं जैसे भाषा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक जैसे मुद्दों का निर्णय करेंगी। सबसे निचले स्तर में सामुदायिक सरकार बनाई गई और ये सामुदायिक सरकार सामुदायिक विषयों जैसे भाषा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों का निर्णय करेंगी। इस प्रकार यहाँ परिणाम स्वरूप गृह युद्ध विराम हुआ। जो गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही थी, जो तनाव का माहौल था, वो तनाव का माहौल खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बेल्जियम के प्रशासनिक बनावट और उसके संवैधानिक प्रस्ताव को अध्ययन किया